श्रीलंका इंडियन ओशन में लोकेटेड ये कंट्री पिछले कुछ महीनों से इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। और ये इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी बड़ी है कि श्रीलंका के लोगों के पास बस, गाड़ी और ट्रेन चलाने के लिए पेट्रोल या डीजल तक नहीं है और ना ही उनके पास खाने के लिए अनाज है। यहाँ तक कि श्रीलंका का ऐसा हाल है कि वहाँ पे पेपर की भी शॉर्टेज हो गई है। वहाँ के स्टूडेंट्स को पेपर तक नहीं मिल रहा लिखने के लिए। अभी कुछ समय पहले ही श्रीलंका की गवर्नमेंट ने वहाँ पे एग्जाम्स कैंसिल करवा दिए थे क्योंकि वहाँ पे पेपर की शॉर्टेज हो गई थी। सोच कर देखो कि किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लिए किसी स्टूडेंट ने कोचिंग सेंटर में 2-3 लाख रुपए फेंक दिए और उसके बाद जब एग्जाम का टाइम आया तब गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एग्जाम कैंसिल हो गए हैं क्योंकि हमारे पास पेपर ही नहीं है एग्जाम लेने के लिए। ना हम क्वेश्चन शीट बना सकते हैं और ना ही आपको पेपर दे सकते हैं जिसमें आप आंसर लिखें। तो ऐसे सिचुएशन में स्टूडेंट क्या, उनके पेरेंट्स भी घर से बाहर निकल के प्रोटेस्ट करने लगेंगे। और श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ। श्रीलंका के लोग घर से बाहर निकल के अलग अलग जगह प्रोटेस्ट करने लगे और कई लोग तो प्रेसिडेंट के घर के बाहर भी जाके प्रोटेस्ट करने लगे। और धीरे धीरे प्रोटेस्ट वायलेंट होता चला गया और प्रोटेस्ट के वायलेंट होने की वजह से वहां की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया पे बैन लगा दिया, सोशल मीडिया पे ब्लैकआउट लगा दिया और कुछ दिनों के लिए पूरे देश में कर्फ्यू भी लागू कर दिया ताकि लोग एक दूसरे को मैसेज ना कर पाए और कहाँ पे इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट करना है ये इन्फॉर्मेशन किसी को दे ना पाए और फेक न्यूज भी ना फैलाएं। देखो, अगर मैं कंपेयर करके बताऊं श्रीलंका और पाकिस्तान में, तो श्रीलंका का हाल पाकिस्तान से भी बेकार हो गया है। पहले पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाकिस्तान सबसे गरीब देश था, लेकिन श्रीलंका ने पाकिस्तान का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सबसे गरीब देश इस टाइम श्रीलंका है। और अभी अभी मैंने बोला कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पाकिस्तान सबसे गरीब देश था। इससे कंफ्यूज मत हो जाना, इंडियन सबकॉन्टिनेंट में सिर्फ इंडिया ही नहीं आता। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पूरी 7 कंट्रीज हैं और ये 7 कंट्रीज हैं इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका। एंड इफ यू आस्क कि कैसे श्रीलंका पाकिस्तान से भी ज्यादा गरीब हो गया, तो देखो, जिस टाइम मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम $1 185 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल है। और इसी का अगर मैं कंपेयर करूँ श्रीलंकन रुपीस के साथ तो $1 ऑलमोस्ट 300 श्रीलंकन रुपीस के इक्वल है। मतलब श्रीलंकन रुपीस की वैल्यू बहुत ही बुरी तरह से गिरी है। अगर मैं इंडिया के रिस्पेक्ट में बताऊं तो एक इंडियन रुपीस ऑलमोस्ट 2.5 पाकिस्तानी रुपए के इक्वल है। और अगर श्रीलंका की बात करें तो एक इंडियन रुपीस ऑलमोस्ट 4 श्रीलंकन रुपीस के इक्वल है। मतलब अगर आप श्रीलंका में जाते हैं तो आपको 1 रुपए के बदले 4 रुपए मिलेंगे, 4 श्रीलंकन रुपए मिलेंगे। और अगर आप पाकिस्तान में जाते हैं तो आपको 1 रुपए के बदले 2.5 पाकिस्तानी रुपए मिलेंगे। और मैं आपको दोनों कंट्रीज के बीच कुछ सिमिलैरिटीज भी बता दूं। जैसे पाकिस्तान अभी FATF की ग्रे लिस्ट में है, वैसे ही कुछ साल पहले तक श्रीलंका भी FATF की ग्रे लिस्ट में था। तो FATF में होने की वजह से श्रीलंका में किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट हुई नहीं, एक्सेप्ट चाइनीज इन्वेस्टमेंट। लेकिन चाइनीज इन्वेस्टमेंट से श्रीलंका को घाटा ही हुआ है, उल्टा उनको अपनी जमीन लीज पे देनी पड़ी है। और जैसे ही श्रीलंका FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर निकला तो उसके बाद कोरोना वायरस आ गया। जिसे नहीं पता FATF क्या है वो मेरी वीडियो देख सकता है। मैंने FATF के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, मैं उसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखो, मैं जो ये कह रहा हूँ कि श्रीलंका का हाल पाकिस्तान से भी बुरा हो चुका है, इसको इस एंगल से समझो। पाकिस्तान के पास एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्यूल तो है, उनके पास खाने के लिए अनाज तो है। भले ही वो वीट को इंपोर्ट करवा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज से, लेकिन इंपोर्ट करवाने के लिए पैसे तो हैं। पाकिस्तान की फार्मा कंपनी ने अभी तक इंडियन एक्सपोर्टर्स को, जो भारत से दवाई एक्सपोर्ट करते थे पाकिस्तान में, उनको अभी भी $430,000 पे नहीं किया है। मतलब $430,000 पे नहीं किया है। और हाँ, एक और बात, चाइना और पाकिस्तान के बीच CPEC को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है क्योंकि चाइना जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, पावर प्लांट बना रहा है, तो पावर प्लांट बनाने के बदले जो पाकिस्तान को पैसा पे करना है चाइना को, वो पैसा पाकिस्तान पे नहीं कर रहा। जैसे मैं लास्ट ईयर की ही बात करूं तो पाकिस्तान को $2.3 बिलियन चाइना को पे करना था और पाकिस्तान ने वादा किया कि हम $1.4 बिलियन अभी पे कर देंगे चाइना को और बाकी का पैसा बाद में पे कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान ने वो 1.4 बिलियन भी अभी तक पे नहीं किए हैं। पर अब क्वेश्चन ये है कि श्रीलंका इस इकोनॉमिक क्राइसिस में पड़ा कैसे। देखो, अगर हमें श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस को अच्छे से समझना है तो हमें आज से कई साल पीछे जाना पड़ेगा। 2010 से श्रीलंका का फॉरेन डेब्ट शार्पली राइज हुआ है। मतलब 2010 से ही श्रीलंका ने अलग अलग देशों से कर्जा लेना स्टार्ट कर दिया था। आप इस ग्राफ को देखकर समझ सकते हैं कि श्रीलंका किस स्केल पर फॉरेन डेब्ट को लेता था। और इस चार्ट को देखकर आप लोग समझ सकते हैं कि श्रीलंका ने कितना % लोन कहां से लिया है। देखो, श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस को समझने के लिए आप लोगों को श्रीलंका के पॉलिटिकल सिस्टम को समझना पड़ेगा। तो 2010 से ही बात करते हैं। 2010 से 2015 तक श्रीलंका के प्रेसिडेंट थे महिंदा राजापक्सा और 2015 से 2019 तक मैत्रीपाला सिरिसेना और 2019 से अभी तक प्रेजेंट डे तक गोताबाया राजापक्सा श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं। 2010 से अभी तक ये तीनों श्रीलंका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं और ये तीनों ही करप्ट पॉलिटिशियंस हैं। इतने करप्ट की फॉरेन डेब्ट लेकर भी इन तीनों ने अपनी जेबें भरी रेदर देन डेवलपिंग देयर नेशन। और ये तीनों प्रेसिडेंट कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं।
कम्युनिस्ट विचारधारा वही विचारधारा है जो चाइना की गवर्नमेंट से मिलती जुलती है। चाइना की गवर्नमेंट का नाम भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, तो आप उससे रिलेट कर सकते हैं। इनको नहीं पता कि कम्युनिस्ट विचारधारा होता क्या है, उन्हें मैं बता दूं कि कम्युनिज्म का मतलब होता है एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें कंट्री में जितनी भी फैक्ट्रीज़ हैं, जितनी भी कंपनीज़ हैं, वो सारी की सारी कंपनीज़ और फैक्ट्रीज़ कंट्री की गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं। देखो, श्रीलंका में दो जानी मानी पॉलिटिकल पार्टी हैं। नंबर 1 श्रीलंका फ्रीडम पार्टी एंड सेकंड श्रीलंका पीपल्स फ्रंट। तो जो मैंने 3 प्रेसिडेंट में से स्टार्टिंग के 2 प्रेसिडेंट के नाम बताए थे, महिंदा राजापक्सा और मैत्रीपाला सिरिसेना, ये दोनों श्रीलंका फ्रीडम पार्टी से बिलोंग करते हैं। और जो गोताबया राजापक्सा हैं, ये श्रीलंका पीपल्स फ्रंट से बिलोंग करते हैं। और हाँ, आप लोगों को नाम से ही लग रहा होगा कि ये जो महिंदा राजापक्सा है और गोताबया राजापक्सा है, ये दोनों भाई हैं। तो वही हाल है, जैसे इंडिया में 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बीजेपी और कांग्रेस, वैसे श्रीलंका में ये 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, श्रीलंका फ्रीडम पार्टी एंड श्रीलंका पीपल्स फ्रंट। बस फ़र्क इतना है कि इंडिया में बस कांग्रेस में ही परिवारवाद चलता है, लेकिन श्रीलंका में तो दोनों पार्टी में ही, दोनों मेन पार्टी में ही भाई भरे पड़े हैं, मतलब परिवार भरे पड़े हैं। मतलब भाई पहले तू लूट ले, फिर जब मैं जीतूंगा तो मैं लूटूंगा। और मैं ये भी बता दूं कि जो गोताबया राजापक्सा हैं, जो अभी श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे भी अपने भाई को ही चुन रखा है, महिंदा राजापक्सा को, जबकि ये दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। सो आई थिंक इट्स क्लियर टू यू नाउ दैट वाई श्रीलंका इज एन इकोनॉमिक क्राइसिस। देखो, इसका एक और एस्पेक्ट है। जब 2019 में गोताबया राजापक्सा प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे, तो इन्होंने वादा किया था कि हम श्रीलंका में टैक्स को कम कर देंगे, और इन्होंने ऐसा किया भी, अपने देश में टैक्स को कम कर दिया। पर इससे हुआ ये कि गवर्नमेंट को टैक्स मिलना कम हो गया, तो गवर्नमेंट के पास पैसे कम आने लगे। तो जब लोगों से पैसे ही नहीं मिल रहे, सरकारी खाते में पैसे ही नहीं है, तो गवर्नमेंट फॉरेन डेब्ट को चुकाएगी कैसे? तो फिर श्रीलंका की गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना पैसे छापे जाएं। बहुत सारे पैसे छापेंगे, सब सही हो जाएगा। पर यहीं पर कर दी श्रीलंकन गवर्नमेंट ने गलती, क्योंकि अचानक से ज़्यादा मनी प्रिंट करने में इन्फ्लेशन बढ़ता है, महंगाई बढ़ जाती है, वो भी अचानक से। अब क्वेश्चन ये है कि ठीक है, श्रीलंका में महंगाई बढ़ गई, प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए, रेट बढ़ गए, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि श्रीलंका में भुखमरी स्टार्ट हो गई, श्रीलंका में लोगों को खाने को नहीं मिल रहा। तो देखो, श्रीलंका में जो फार्मिंग होती थी उसमें फर्टिलाइज़र्स का यूज़ होता था, और जो फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते थे फार्मर्स अपनी खेती में, वो फर्टिलाइज़र्स श्रीलंका की गवर्नमेंट को बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करवाना पड़ता था, दूसरी कंट्री से ख़रीदना पड़ता था। तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने सोचा होगा कि क्यों ना इसमें भी हम पैसे बचाएं। तो 2021 में श्रीलंका की गवर्नमेंट ने बोल दिया अपने फार्मर्स को कि अब से आप लोग 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, और पूरे कंट्री में श्रीलंकन गवर्नमेंट ने फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड पर बैन लगा दिया। देखो, ऑर्गेनिक फार्मिंग बेकार नहीं होती। अब मैं जो ये बता रहा हूँ इससे मत समझ लेना कि फर्टिलाइज़र अच्छे होते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग बेकार होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट करना अच्छी बात है, लेकिन अचानक से ऑर्गेनिक फार्मिंग में शिफ्ट करना आसान नहीं है, इसमें टाइम लगता है। तो बेसिकली देखा जाए तो श्रीलंका की गवर्नमेंट ने अचानक से अपने फार्मर्स को झटका दे दिया था कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग पे स्विच कर लो, फर्टिलाइजर्स का यूज़ मत करो, एंड दिस लेड टू फूड क्राइसिस इन श्रीलंका। अंत में फसल ज़्यादा होगी नहीं और नेशन वाइड फूड शॉर्टेज होने लगा। वैसे और भी कई रीजंस हैं जिससे श्रीलंका पर प्रभाव पड़ा है, पर वो रीजंस कॉमन हैं, वो रीजंस ऑलमोस्ट हर कंट्री के लिए एप्लीकेबल हैं। जैसे कि कोरोना वायरस की वजह से टूरिज्म सेक्टर बंद हो गया था, श्रीलंका में भी बंद हुआ था, तो और भी कंट्री में बंद हुआ था। सो श्रीलंकन गवर्नमेंट भी कोविड-19 को ब्लेम नहीं कर सकती। सो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।